हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक इन अवर सीरीज ऑफ एमपी करंट अफेयर्स। आज का जो हमारी करंट अफेयर सीरीज है उसकी डेट है 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक। आइए फटाफट देखते हैं कौन कौन से टॉपिक को हम इस वीक कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा, संजीव सचदेवा जी एमपी हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए। उसके बाद हम देखेंगे सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला डीजी नियुक्त की गई। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है, विभिन्न जिलों की क्या क्या रैंकिंग आई है स्वच्छ सर्वेक्षण में, इसके बारे में जानेंगे। फिर आएगा राज्य स्तरीय निषाद सम्मेलन 2025। उसके बाद आएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट और अंत में एक है हमारा टीवी मुक्ति का लक्ष्य, जिसमें मध्य प्रदेश की क्या स्थिति रही है, कुछ फैक्चुअल डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ कॉन्सेप्ट जो आपकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पर्पज से विथ रिस्पेक्ट टू एमपी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए फटाफट इसको हम कवर करते हैं। पहली न्यूज आती है हमारी नए चीफ जस्टिस। ये जो चीफ जस्टिस हैं इनका जो नंबर है वो हमारा है 29वें मुख्य क्या कहेंगे आपके न्यायाधीश। ठीक है, 29वें मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है जस्टिस संजीव सचदेवा। ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जस्टिस क्या थे, 28वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन थे, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ। इनके रिटायरमेंट के बाद इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। हालांकि एडहॉक लेवल पे इनको पहले ही अपॉइंट कर दिया गया था, लेकिन जुलाई की डेट में इनको अब परमानेंटली ओथ दिलाकर क्या कर दिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट कर दिया गया है। यही बात है। ये 30 मई 2024 को हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस के बेसिस पे अपॉइंट थे, कार्यरत थे, लेकिन अब जुलाई 2025 में पूर्णकालिक रूप के में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या हुए, अपॉइंट हुए। अब इससे कुछ संबंधित अगर फैक्ट्स की बारे में बात करते हैं तो चीफ जस्टिस की या फिर जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से आती है, आर्टिकल नंबर है 217 एक। ठीक है, तो अनुच्छेद 217 एक में हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो इसमें अपॉइंट कौन करता है, एक चीज हम साथ में ये देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। और राष्ट्रपति ने कैसे अपॉइंट करते हैं, राष्ट्रपति जी इनको अपॉइंट करने से पहले कंसल्ट करते हैं। किससे कंसल्ट करेंगे, इनको कंसल्ट करेंगे हमारे सीजीआई प्लस जो आपके गवर्नर हैं स्टेट के, उनसे कंसल्ट किया जाता है जजेस और चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए। जजेस को अपॉइंट करने के लिए इनके साथ साथ आपको जो हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको भी क्या किया जाता है, कंसल्ट किया जाता है। तो प्रेसिडेंट कौन कर, अपॉइंटमेंट बॉडी कौन सी हो गई, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर है वो आपके आर्टिकल 217 में दी गई। तो ये जितनी भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो नए चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव सचदेवा, वो कौन से क्रमांक के चीफ जस्टिस हैं मध्य प्रदेश के, इनसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे, चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी हुई है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट आता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, स्कूल स्कूल जो एजुकेशन है उससे संबंधित रिपोर्ट दी गई है। और इस रिपोर्ट में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें कुछ में गिरावट पाई गई है। क्या होता है, आपके हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कितना एनरोलमेंट हुआ, कितने लोगों का नामांकन हुआ, कितने बच्चों का नामांकन हुआ स्कूल में, इससे संबंधित रिपोर्ट आपके केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर साल क्या करी जाती है, निकाली जाती है। तो फटाफट इन फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, ये जो न्यूज है ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत अच्छे से यूज होती है। और मेंस में आपका जो टॉपिक है एजुकेशन यानी शिक्षा, शिक्षा से संबंधित जितने टॉपिक है वो भी मध्य प्रदेश में शिक्षा, उससे संबंधित टॉपिक में आप इन डेटा को क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो आइए फटाफट देख लेते हैं इस डेटा को।
मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ना तो छात्रों के अनुपात में पर्याप्त शिक्षक हैं, ना ही बिजली और फर्नीचर, टॉयलेट जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो सबसे पहले क्या बात करी गई? सबसे पहले बात करी गई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड बात की गई है कि जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं स्कूल में, जिसके लिए हमेशा एक स्कूल को सीएम राइज या पीएम श्री विद्यालय जो बनाए गए हैं, उनमें ही प्रॉपरली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ है। इसके बारे बात क्या बताया? जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने लक्ष्य प्राप्त किया है, कौन से लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 100% हमें जीईआर पहुंचाना है, चाहे प्राथमिक शिक्षा की हो या फिर हायर एजुकेशन की हो। हम उस लक्ष्य से काफी दूर हैं अभी। क्या है आपके प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक तक की जो सकल नामांकन दर है वो 100 से बहुत ही नीचे पाई गई है। अभी अगर हम देखा जाए तो हमारे मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो सकल नामांकन दर में बहुत ही कम है। अब आगे चलते हैं। इसमें दिव्यांग बच्चों की अगर भागीदारी की बात करते हैं तो भारत में मध्य प्रदेश में सिर्फ 1% दिव्यांग बच्चों का जो कुल नामांकन है वो कितना है? सॉरी, जो दिव्यांग बच्चे हमारे स्कूल में उनका नामांकन है आपका 1%। और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हैं वो सिर्फ 4.7% है जिनको इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई है। आप ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि हमें कुछ स्पेशल बच्चों को, जैसे कि जो दिव्यांग होते हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। कोई बच्चा बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, इन सब चीज़ों के लिए प्रॉपर विजुअल रिप्रेजेंटेशन या फिर साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है ताकि आप उनकी भाषा को समझ सके, उनके हाव भाव को समझ सके। लेकिन यही चीज़ मध्य प्रदेश में कितनी है? सिर्फ 4.7% जो शिक्षक हैं वो ही समावेशी शिक्षा का क्या है? प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। और इन स्कूल में सिर्फ 21% स्कूल ही ऐसे हैं जिनमें विशेष बच्चों के लिए फ्रेंडली टॉयलेट बनाई गई है। पहली बात तो हमारे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर टॉयलेट की फैसिलिटीज ही नहीं पाई गई थी, लेकिन हाँ कुछ इनिशिएटिव के बेसिस पे ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन अगर दिव्यांगों के लिए हमें फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो स्कूल में उनके लिए टॉयलेट फैसिलिटीज भी हमारी क्या होनी चाहिए? डिसेबल फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसकी क्या है आपकी 21% स्कूलों में ही पाई गई है। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल में फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। अब इस न्यूज़ के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी कि हमें कुछ स्कीम्स पता होनी चाहिए जो गवर्नमेंट द्वारा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए स्टार्ट की गई हैं। जैसे आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, क्या होगी आपकी, एक सबसे पहला जो नाम आता है सीएम राइज स्कूल। ठीक है, सीएम राइज स्कूल ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही क्या करा था, आपको फोकस किया जाता है। सीएम राइज के बाद आ जाता है आपके पीएम श्री, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सीलेंस के लिए बिल्डअप किए गए हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद नॉर्मल अगर एजुकेशन से रिलेटेड जो स्कीम्स है आप मध्य प्रदेश सरकार की वो लिख सकते हैं। जैसे कि आ जाएगा आपका लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड है। फिर आ जाता है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी पढ़ाओ। तो इस प्रकार की आप स्कीम्स को, जब भी इस प्रकार की न्यूज आए आप इनको साथ में क्या करेंगे? ऐड करेंगे और उससे रिलेटेड ये डेटा को हम ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के क्या क्या लक्ष्य निर्धारित हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन में कितना परसेंट उनको चाहिए एनरोलमेंट या फिर सकल नामांकन, ये हमें चाहिए कितना? 100% तक हमें करना है। और जो हायर एजुकेशन है, मिडिल एजुकेशन है बोला जाएगा, वैसे इसमें हायर एजुकेशन का आता है। हायर एजुकेशन का हमें लक्ष्य पूरा करना है कितना? 50% तक का लक्ष्य पूरा करना है। ठीक है, तो ये वाली चीजें साथ साथ जैसे ही यहाँ पर एनईपी का डेटा आया आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का डेटा और क्या इसमें हमें लक्ष्य पूरे करने हैं वो वाली चीजों को आपको साथ में देखते हुए चलना है ताकि हमारा कंप्लीट बेसिस पे फैक्ट्स क्या हो जाए? तैयार हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
राज्य स्तरीय निशादरा सम्मेलन। अभी जिस प्रकार से सम्मेलन होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई समिट हो रहा है, ये आपके स्पेशली किससे आते हैं? मोस्टली तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन इसका जो एक कंटेंट है वो आपके प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्रीलिम्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, हम पहले वो देख लेते हैं। सम्मेलन है तो सम्मेलन कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ ये सम्मेलन? है कालिदास संस्कृत अकादमी परिसर उज्जैन में। तो सबसे पहला निशादरा सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? उज्जैन। और उज्जैन में भी कहाँ पर? कालिदास संस्कृत क्या है? अकादमी परिसर में हुआ। फिर सेकंड चीज आएंगी, मुख्य अतिथि कौन है? इनके अतिथि हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी। फिर अब इससे रिलेटेड कुछ घोषणाएं हैं। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा प्रीलिम्स में इतना नहीं आता है। हाँ, भूले भटके जब नंबर्स के टाइम पे ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं एमपीपीएससी, किसका कितना बजट है, क्या है, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में हमेशा आते हैं जो नंबर्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा इतना परेशान नहीं होना है। कोशिश करना है कि जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनमें कितना अनुदान दिया गया है, कितना बजट अलोकेट किया है, पहले ही आपकी फोकस तो उन नंबर्स को याद करने में होना चाहिए। उसके बाद एक बार इनको हम देख सकते हैं कि कितना अनुदान दिया गया है, कितना बजट अलोकेशन है। चलिए, इसका कितना है? 22.65 करोड़ की लागत से 453 स्मार्ट फिश पार्लरों का भूमि पूजन किया गया है। इंदिरा सागर बांध में 92 करोड़ की 3360 फेज की क्या करी है? परियोजनाएं शुरू की गई हैं। फिर मछुआरों को आइस बॉक्स सहित 430 मोटरसाइकिलों का क्या किया गया है? वितरण किया गया है। फिर भोपाल में 40 करोड़ की लागत से क्या बना गया है? एक्वा पार्क। तो एक और चीज क्या आ गई इसमें? एक सिटी का नाम आया भोपाल, और भोपाल में क्या बनाया गया? आपका एक्वा पार्क बनाया गया। तो इससे दो चीजें निकल के आ गई कि पहले कहां पर ये सम्मेलन आयोजित हुआ? उज्जैन। भोपाल में क्या बनाया गया? एक्वा पार्क। फिर 217 करोड़ की लागत से बीज हैचरी बनेगी जिससे बंगाल पर निर्भरता कम होगी। अब ये जो बीज हैचरी वाला कॉन्सेप्ट है ये आपका थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है। ठीक है, बीज हैचरी या फिर इसको बोलते हैं सीड हैचरी। सीड हैचरी क्या होता है? सीड हैचरी एक प्लेस होती है या एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है जहां पर आप क्या करते हैं? आर्टिफिशियल लेवल पे क्या करते हैं? आर्टिफिशियल लेवल पे प्रॉपर एग को जनरेट करते हैं या फिर उनको ग्रो करने का काम करते हैं। अब यहाँ पर एग किससे जनरेट हो रहा है? फिश से रिलेटेड। मतलब ये ओवरऑल जो जितना डेटा है, अगर आप अपना एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, इसको बोला जाता है क्या? मछली पालन। तो किसानों की अगर आय बढ़ानी है तो किसानों की आय बढ़ाने के लिए सिर्फ एग्रीकल्चर पे नहीं, उन्हें किस पे? पशुपालन पे भी ध्यान देना चाहिए। और उस पशुपालन में एक आता है मछली पालन भी। तो मछली पालन किसानों की आय का एक दूसरा स्रोत बन सकता है। अगर आपको उसमें मीन्स में लिखना है तो हम वहाँ यूज कर सकते हैं, या फिर मछली पालन से संबंधित कुछ फैक्ट्स डालने हैं, कैसे उसे प्रमोट किया जा रहा है, हमारी मध्य प्रदेश सरकार मछली पालन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रही है, तो उन इनिशिएटिव्स में आप निषाद राज सम्मेलन के अंतर्गत की गई घोषणाएं और उसके अंतर्गत बनाया गया एक्वा पार्क, ये वाली सारी चीजें क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। हम लोग अभी तक मछली पालन के लिए या मछली बुलाने के लिए किससे पे डिपेंडेंट थे? बंगाल पे डिपेंडेंट थे। वहां से हम मछलियों का इंपोर्ट करके यहाँ पर अपना क्या करते थे? किसान है या कोई भी बिजनेसमैन है उसको सेटअप करने का काम करता था। लेकिन ये जो सीड हैचरी वाला कॉन्सेप्ट है, इसके बेसिस पे अब हम मध्य प्रदेश में ही अंडा से लेके जो छोटी मछलियां हैं उनको क्या करेंगे? डेवलप करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। तो एक खुद के लेवल पे ही चीजें स्टार्ट हुई है। यहाँ के किसानों की आय दुगनी होगी और उनको एक एग्रीकल्चर के साथ या फिर किसानी के साथ एक और मौका मिलेगा पशुपालन में, जिसमें मछली पालन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो मछली पालन से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। दूसरा, किसानों की आय को बढ़ाने से संबंधित फैक्ट है। अगर उससे कोई रिलेटेड चीज आती है तो आप मेंस में यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स से रिलेटेड इसमें सिर्फ रहेगी कि निषाद राज सम्मेलन कहाँ हुआ, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें बनाई, तो एक्वा पार्क आएगा भोपाल में। और अगर आ गया तो बीज हैचरी कहाँ पर बनाई जा रही है? मछली पालन या फिर निषाद राज सम्मेलन में इसका क्या करी गई थी? घोषणा करी गई थी। ये 3-4 बातें हैं जो हमारे प्री और मेंस के हिसाब से क्या हो जाती हैं? इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 और 25। हाल ही में आपने देखा होगा कि इंदौर ने फिर से टॉप किया। ठीक है, लेकिन इसमें एक क्या है? थोड़ा सा ट्विस्ट है।
इंदौर ने टॉप किया है, लेकिन इंदौर की जो लिस्ट थी या जिस सेगमेंट में उसने टॉप करा है, उस सेगमेंट का नाम कुछ और है। क्या नाम है उसका? स्वच्छ लीग। ठीक है, क्या नाम है? स्वच्छ लीग। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें कि इंदौर ने दोबारा स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में नाम किया है। बिल्कुल नाम किया है, लेकिन इस बार स्वच्छ लीग क्या थी? स्वच्छ लीग उन प्लेसेस को शामिल किया या उन डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया जो ऑलरेडी पिछले 3 साल से टॉपर की लिस्ट में थे। मतलब इस बार टॉपर्स को अलग कर दिया गया, आपका कंपटीशन अलग है। अब टॉपर्स में भी टॉप करने का काम किसने करा है? हमारे मध्य प्रदेश के किसमें? इंदौर ने। अब उसमें इंदौर ने टॉप करा, लेकिन फिर जो नॉर्मल स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें भी मध्य प्रदेश के बहुत जिलों ने अपना नाम किया है। तो ये वाली जो पूरी न्यूज़ है, ये वाली पूरी न्यूज़ आपकी बिल्कुल स्पेसिफिक प्रीलिम्स पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार इससे संबंधित क्वेश्चन आया है, क्या 7 स्टार रेटिंग किस शहर को मिली है, 10 लाख से आबादी में कौन टॉप पे रहा है, कौन सा शहर 2 लाख की आबादी में रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। तो फटाफट इनसे संबंधित हम फैक्ट्स को जानते हैं और अपनी मेमोरी में बिल्कुल प्रॉपर मेमोराइज करके बिल्कुल फीड कर लेते हैं। चलिए, क्या है, कितने शहर आए हैं हमारे स्वच्छ भारत में? सबसे पहले तो वो देख लो भाई, 8 शहर हैं। इन्होंने क्या करा है? नाम हमारा हमारे प्रदेश का ऊंचा करा है स्वच्छ भारत मिशन में, या फिर कहेंगे हमारे स्वच्छ सर्वेक्षण में। ठीक है, 8 शहर आ गए। कौन कौन से हैं? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, देवास, शाहगंज और बुधनी। ये 8 शहर का नाम आ गया। तो सबसे पहले इन 8 शहर के क्या करेंगे? हम नाम याद करेंगे। ठीक है, जैसे लिख लो फटाफट। यहाँ पर पहला आता है अपना इंदौर आया, इंदौर के बाद आया आपका भोपाल, भोपाल के बाद बड़ा शहर में आया आपका उज्जैन, उज्जैन के बाद क्या आ जाएगा? जबलपुर, और जबलपुर के बाद आ जाएगा आपका ग्वालियर। ये जो बड़ी सिटीज है हमारे एमपी के सारे कितने आ गए? पांचों के पांचों आ गए। इसके बाद कौन आ जाएगा? ग्वालियर के बाद आ जाएगा आपका देवास, उसके बाद आ जाएगा शाहगंज, और शाहगंज के बाद एक प्लेस और आ गई, क्या? बुधनी। ठीक है, ये सारी प्लेसेस आ गई हैं। इनके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले तो इनके नाम याद कर लिए। ठीक है, अब किसको कौन सा प्राइज मिला है? यहाँ तो हमारी किसमें? सबसे पहले इंदौर का नाम डाल दो। इंदौर को तो टॉपर है किसमें? सुपर लीग में। ठीक है, मतलब जो टॉपर वाली लीग है उसमें किसमें टॉप करा है? आपके इंदौर ने टॉप करा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारा कौन सा नंबर में है? 10 लाख की पॉपुलेशन में टॉपर में आया है आपका क्या? उज्जैन, रैंक 1। और इसके सेकंड में कौन आया है? रैंक 2 आया है सुपर लीग में। अगर हम बात करेंगे तो रैंक 2 में आए हैं सूरत। ठीक है, फिर इंदौर के बाद आता है भोपाल। 10 लाख आबादी शहर में भोपाल का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। साथ में इनको क्या मिली है? 7 स्टार रेटिंग भी मिली है। तो भोपाल कितना है? सेकंड है, नॉर्मल 10 लाख की पॉपुलेशन के साथ। ठीक है, 10 लाख की पॉपुलेशन के साथ सेकंड है। तो भोपाल के अगर सेकंड है तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इसमें आए हैं आपके अहमदाबाद। डन, सेकंड फर्स्ट आया है अहमदाबाद। फिर उज्जैन क्या है? 3 से 10 लाख वाली श्रेणी में कौन टॉप करा है? उज्जैन। बुधनी क्या है? 20,000 से कम आबादी वाली में। फिर जबलपुर क्या है? सफाई मित्र को सुरक्षित क्या है? एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने में कौन आया है? जबलपुर, और साथ में 7 स्टार रेटिंग। तो किन दो आपको डिस्ट्रिक्ट को 7 स्टार रेटिंग मिली है? जबलपुर और भोपाल। फिर आते हैं आपके ग्वालियर। तो ग्वालियर को क्या बनाया है? प्रॉमिसिंग स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है ग्वालियर को। तो बस यही आपके मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपी से रिलेटेड है, इन्हीं को हमें याद करना है। यही हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टीवी मुक्ति का लक्ष्य मध्य प्रदेश की स्थिति। अब देखिए, हमारे देश में टीवी मुक्ति का लक्ष्य बनाया गया था 2025 में। 0 टीवी पेशेंट्स का टारगेट था। लेकिन मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है अब देखते हैं, और अभी हम कहाँ की स्थिति में पहुंचे हैं वो भी हम देखने की कोशिश करते हैं। वर्तमान श्रेणी में एक गंभीर स्वास्थ्य बीमारी और चुनौती है। ठीक है, टीवी से मौतों में हम देश में किस पे नंबर आते हैं? तीसरे नंबर पे आते हैं। तो पहले नंबर पे कौन आ रहा है? पहले नंबर पे यूपी आ रहा है, फिर महाराष्ट्र आया है, और फिर तीसरे नंबर पे किसका नंबर आ गया है? एमपी का। यहाँ पर मरीज बहुत ज्यादा पाए जा रहे हैं पर ईयर। कितने? राज्य में टीवी से 5152 मौतें दर्ज की गई है। बहुत मौतें हैं ये।
फिर पूरे प्रदेश में 2.25 लाख से अधिक सक्रिय मरीज हैं। हर साल औसतन 20,000 नए संक्रमित भी सामने आ रहे हैं। और लक्ष्य क्या है हमारा भारत का 2025? बिल्कुल लक्ष्य पे काम हो रहा है, लेकिन क्या ये डेटा सिग्निफाई करता है कि हम इस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे? अभी की स्थिति में देखने को मिलता है कि इस लक्ष्य से अभी हम बहुत कुछ दूर हैं। तो क्या देख सकते हैं अभी इंपॉर्टेंट किस चीज के लिए? आपके प्रीलिम्स से ज्यादा ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेंस में टीवी से रिलेटेड डाटा या फिर ट्यूबरक्लोसिस, अपनी जो प्रॉपर डिसीज वाला सेक्शन है पेपर 3 का, उसमें आप इस डेटा को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब अगर ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या है? सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन के लिए जो टीवी एलिमिनेशन से रिलेटेड जितनी स्कीम्स हैं आप उनको लिखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी एक दो देख लेते हैं। जैसे कि NTEP, इसका फुल फॉर्म है नेशनल टीवी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसके बाद आता है एक निक्षय पोर्टल। निक्षय, इनका पोर्टल भी बना है और एक स्कीम है, इसमें सारे पेशेंट को रजिस्टर कराया जाता है, उनकी मॉनिटरिंग करके उनको प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड करवा जाती है। तो की मॉनिटरिंग के बेसिस पे एक पोर्टल बना है, निक्षय पोर्टल। उसके बाद आता है आपका ये वाला टीवी मुक्त भारत, टीवी मुक्त भारत अभियान। ये एक अभियान है जो कम्युनिटी लेवल पे ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब जन सहभागियों के साथ में सारे जन सहभागियों को क्या है, लोगों को बोल के एकत्रित करके उनको प्रॉपर वॉलंटियर बनाया गया है। और आपका काम है कि आपके पास कोई मरीज है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दीजिए। आप अगर वॉलंटियर बन के दवाइयों को क्या कर सकते हैं? वितरण कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको काम करना है, मतलब कम्युनिटी को साथ लेके एक जन आंदोलन के माध्यम से चलाया जा रहा है टीवी मुक्त भारत अभियान। और इसी के अंदर की टैगलाइन है क्या? टीवी हारेगा और देश जीतेगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ये वाला जो अभियान है ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि टैगलाइन क्या है इसकी? टीवी हारेगा और देश जीतेगा। डेडलाइन क्या है? 2025। WHO ने क्या डेडलाइन बनाई थी? WHO ने डेडलाइन बनाई थी टीवी की एलिमिनेशन की 2030। तो अभी देखना है कि अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है, दिसंबर तक हम टीवी एलिमिनेशन में टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत देश को कैसे जिताते हैं, कितना % कम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट थोड़ा सा आपके कंटेंट से एक्स्ट्रा ऐड किया है। अभी रिसेंटली ही मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग कल्याण आयोग में कुछ नियुक्तियां हुई हैं। फटाफट इन नियुक्ति को देख लेते हैं। ये नियुक्तियां हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या रहती हैं? इंपॉर्टेंट रहती हैं। चलिए क्या है नियुक्ति? श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी बने हैं मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के क्या? नए अध्यक्ष। तो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? पहला क्वेश्चन तो यही है। या फिर प्रेजेंट अध्यक्ष कल्याण आयोग के कौन है? आपके श्री रामकृष्ण कुशमरिया जी। इसके अलावा और कितने सदस्य हैं? एक मौसम विसेन जी हैं, ये भी सदस्य बनी है। और एक कौन है? ऋषि यादव जी और मानसिंह राजपूती। तो 1 2 3 और हमारे हेड कौन बने हैं? हमारे रामकृष्ण कुशमरिया जी, जो पहले भी इस के पद पे रह चुके हैं, इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है। इसके साथ साथ कुछ हम इसके फैक्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कब बना है, क्या इसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ये भी आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें जो कार्य है वो आपके मेंस से संबंधित है और मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन कार्यों से संबंधित आ जाते हैं। हालांकि प्रीलिम्स में भी कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें भी कार्य मिला के पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखते हैं कब हुई स्थापना भाई पिछड़ा वर्ग आयोग की? 13 मार्च 1995 को। 1992 के जो इंदिरा साहिनी केस है उसके निर्देश पे ये आयोग बना था। इसके अधिनियम किसके तहत है? हमारा मध्य प्रदेश राज्य परियोजना आयोग अधिनियम 1995 के अंतर्गत बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। इसमें अध्यक्ष को मिला के कितने सदस्य हुए? टोटल 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य। पहले अध्यक्ष थे इनके वसंतराव यूके, वर्तमान है रामकृष्ण कुशमरिया जी। और कार्यकाल जो रहता है इनका कितने वर्ष का रहता है? 3 वर्ष का कार्यकाल रहता है। अगर इनके मुख्य कार्यों को देखा जाए तो मुख्य कार्य क्या है? जातियों को जोड़ने हटाने की अनुशंसा करना, योजनाओं की मॉनिटरिंग करना, क्रीमी लेयर पे क्या देना है? सुझाव देना है, आरक्षण मामलों पर सलाह देंगे, पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करना और राज्यपाल को
पर ईयर प्रतिवेदन देना। अगर इसी के साथ कुछ बात करेंगे तो हमारा जो नेशनल ओबीसी कमीशन है, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी इसको बोला जाता है एनसीबीसी। तो एनसीबीसी को आपको नेशनल लेवल पे जो कमीशन है उसके जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, फॉर्मेशन किसके थ्रू हुआ है, फॉर्मेशन इनका अभी जो रिसेंटली बोला जाता है, फॉर्मेशन के साथ साथ ये हुआ था आपके अभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के बाद प्रॉपर रूप में इन्होंने काम करने गया है और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हुआ है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही थी इसमें कि जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज है, अब जो हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद और इफिशिएंटली काम किया जा रहा है। और जो उसको संवैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था हमारा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीजें रही। आगे हम देखते हैं इससे संबंधित और कौन से टॉपिक है। लास्ट न्यूज है आपकी, सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी। ये प्योरली क्या है, प्रीलिम्स रिलेटेड फैक्ट है। ये क्वेश्चन महिलाओं से संबंधित जितने प्रीलिम्स में कौन सी महिला कहाँ अपॉइंट हुई, कब पहली महिला रही, तो ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स से बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से देखें, कहाँ की बनी है, आरपीएफ की पहली महिला डीजी बनी है। क्या नाम है, सोनाली मिश्रा, ठीक है। यही फैक्ट अपने आप में संपूर्ण है, किस चीज के लिए, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये किसकी, 1993 बैच की मध्य प्रदेश कैडर की क्या है, आपकी आईपीएस अधिकारी है। 2021 में इनको पंजाब में भारत पाक सीमा पर बीएसएफ की भी पहली महिला कमांडर बनी थी। अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आता है तो इनके बारे में क्या क्या है, ये बीएसएफ की भी पहली महिला कमांडर थी। इन्होंने कश्मीर में बीएसएफ इकाइयों के प्रमुख के रूप में आईजी का भी दायित्व निभाया, ठीक है। पहली क्या थी, मध्य प्रदेश कैडर की आईपीएस ऑफिसर है, फिर बीएसएफ की पहली महिला कमांडर है, फिर आईजी का भी दायित्व निभाया, फिर खुफिया शाखा का भी नेतृत्व किया है, फिर देश की पहली महिला आईजी के रूप में बीएसएफ में तो यहाँ भी जहां भी गई हैं ये पहली महिला ही बनी है, इससे ये समझ में आता है। फिर मई 2025 में भोपाल में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जी की सुरक्षा में भी इन्होंने सफल संचालन किया है। तो ये फैक्ट तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है। बीएसएफ से संबंधित रही है ये, पंजाब भारत सीमा में आईजी प्लस उनकी पहली महिला क्या है, कमांडर रही है। और अब आरपीएफ मतलब आपकी रेलवे पुलिस फोर्स की भी क्या बनी है, ये पहली महिला डीजी बनी है, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का सेशन होता है समाप्त। नेक्स्ट टाइम पे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक के सेशन। तो कीप कंटिन्यू वॉचिंग दिस सीरीज। आई होप कि आपको इससे बहुत कुछ फायदा हो रहा होगा। नेक्स्ट टाइम पे आते हैं कुछ नए कंटेंट, कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। जुड़े रहिए चैंपियन स्क्वायर के साथ। थैंक यू सो मच।